हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का चैप्टर 2 जो डील करता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट से, जिसमें हमने इसके पहले के लेक्चर में सेक्शन 17 और 18 देखा था। आज हम देखने वाले सेक्शन 19 और 20। फ्रेंड्स, सेक्शन 18 में हमने देखा था ये 5 टाइप के पर्सनस हैं जो किसी सूट या प्रोसीडिंग्स में एडमिशन दे सकते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? पहला क्या है? पार्टी टू द प्रोसीडिंग, मीन्स किसी केस के पक्षकार, जैसे कि प्लेंटिफ फॉर डिफेंडेंट। तो प्लेंटिफ फॉर डिफेंडेंट किसी भी केस में एडमिशन दे सकते हैं। दूसरा क्या है? एजेंट ऑफ द पार्टी, मीन्स जो प्रोसीडिंग पार्टी है उनका एजेंट। फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में एजेंट को डिफाइन किया गया है। एजेंट मीन्स क्या होता है कि एजेंट इज ए पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर एनदर और टू रिप्रेजेंट एनदर इन डीलिंग विथ थर्ड पर्सन। मीन्स एजेंट जो है किसी व्यक्ति द्वारा एम्प्लॉयड पर्सन होता है जो उस पर्सन के बिहाफ में किसी थर्ड पर्सन से डीलिंग करता है। ठीक है, तो एजेंट भी किसी पार्टी या सूट में क्या कर सकता है? एडमिशन दे सकता है। थर्ड वन क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। अगर कोई सूट किसी के विरुद्ध एज ए रिप्रेजेंटेटिव दाखिल हुआ है या फिर किसी ने कोई सूट एज ए रिप्रेजेंटेटिव दाखिल किया है तो उस केस में वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी एडमिशन दे सकता है। और फोर्थ वन क्या है कि पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, मीन्स किसी सूट का जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें जिस व्यक्ति का इंटरेस्ट है वो भी एडमिशन दे सकता है। और फिफ्थ वन क्या है? पर्सन फ्रॉम होम इंटरेस्ट डिराइव्ड, मीन्स वह व्यक्ति जिसके द्वारा सूट के सब्जेक्ट मैटर में सूट के पक्षकार को इंटरेस्ट डिराइव हुआ है वो पर्सन भी एडमिशन दे सकता है। फ्रेंड्स, इनके व्यतिरिक्त भी कुछ व्यक्ति हैं जो किसी सूट या प्रोसीडिंग में एडमिशन दे सकते हैं, तो उन्हीं व्यक्तियों के बारे में सेक्शन 19 और 20 में दिया गया है। फ्रेंड्स, सेक्शन 18 में जो जनरल रूल दिया गया है उसके अनुसार यही 5 टाइप के पर्सन हैं जो किसी सूट या प्रोसीडिंग में एडमिशन दे सकते हैं। इनके व्यतिरिक्त अगर कोई थर्ड पर्सन है, कोई स्ट्रेंजर है, तो वो किसी सूट या प्रोसीडिंग में वो एडमिशन नहीं दे सकता। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18, जो पर्सन किसी सूट या प्रोसीडिंग से कनेक्टेड हैं, उसके पार्टी हैं, उसके एजेंट हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, या फिर उनका कोई पिक्यूनरी या फिर प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है उस सूट के सब्जेक्ट मैटर में, या फिर उस सूट का सब्जेक्ट मैटर का जो इंटरेस्ट है जिससे डिराइव्ड हुआ है, तो वही लोग किसी सूट या प्रोसीडिंग में एडमिशन दे सकते हैं। इनके व्यतिरिक्त कोई थर्ड पर्सन, कोई स्ट्रेंजर है तो वो एडमिशन नहीं दे सकता, उसका एडमिशन जो है वो रिलेवेंट नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18। लेकिन फ्रेंड्स, सेक्शन 19 और 20 जो है, सेक्शन 18 का जो जनरल रूल है उसका एक्सेप्शन है। सेक्शन 18 ये कहना है कि थर्ड पर्सन या फिर स्ट्रेंजर किसी सूट या प्रोसीडिंग में एडमिशन नहीं दे सकता, उसका एडमिशन किसी सूट या प्रोसीडिंग में रिलेवेंट नहीं होगा। लेकिन सेक्शन 19 और 20 में ऐसी परिस्थितियाँ दी गई हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं कि उन सर्कमस्टांसेस में, उन परिस्थितियों में किसी थर्ड पर्सन का स्टेटमेंट भी एज एडमिशन किसी सूट में रिलेवेंट होगा। फ्रेंड्स, सेक्शन 18 के लेक्चर के टाइम पे मैंने बोला था कि थर्ड पर्सन द्वारा किया गया एडमिशन जो है वो रिलेवेंट नहीं माना जाएगा किसी सूट या प्रोसीडिंग में। लेकिन मैंने उस टाइम ऐसा ही बोला था कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें थर्ड पर्सन का भी स्टेटमेंट एज एडमिशन रिलेवेंट होगा। तो सेक्शन 19 और 20 में वही परिस्थितियां दी गई हैं, वही सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं जिनमें किसी थर्ड पर्सन का, किसी स्ट्रेंजर का स्टेटमेंट एज एडमिशन रिलेवेंट होगा। फ्रेंड्स, हम सेक्शन 19 की बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है। फ्रेंड्स, सेक्शन 19 का जो मार्जिनल नोट्स है उसमें क्या दिया गया है कि एडमिशन बाय पर्सन्स हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। क्या दिया गया है कि एडमिशंस बाय पर्सन्स हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट, मीन्स उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकार के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। सो फ्रेंड्स, उसमें आगे क्या दिया गया है कि स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन्स हुज पोजीशन और लाइबिलिटी इट इज नेसेसरी टू प्रूव एज अगेंस्ट एनी पार्टी टू द सूट आर एडमिशन इफ सच स्टेटमेंट्स वुड बी रिलेवेंट एज अगेंस्ट सच पर्सन्स इन रिलेशन टू सच पोजीशन और लाइबिलिटी इन अ सूट ब्रॉट बाय और अगेंस्ट them, and if they are made while the person making them occupies such position or is subject to such liability. So friends, में क्या दिया गया है कि statements made by person whose position or liability it is necessary to prove as against any party to the suit are admissions, means ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन स्वीकृतियां हैं, ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन स्वीकृतियां होंगी जिनकी स्थिति या फिर दायित्व वाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध साबित करना जरूरी है। और उसमें आगे दिया गया है कि इफ सच स्टेटमेंट्स वुड बी रिलेवेंट एज अगेंस्ट सच पर्सन्स इन रिलेशन टू सच पोजीशन और लाइबिलिटी इन अ सूट ब्रॉट बाय और अगेंस्ट देम, मीन्स उनके द्वारा किया गया स्टेटमेंट एडमिशन कब होगा? तब जब
उस स्थिति और दायित्व के संबंध में उन व्यक्तियों के विरुद्ध अगर कोई सूट दाखिल किया जाता है तो वह कथन उन व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत होगा। और फ्रेंड्स इसमें आगे क्या दिया गया है कि एंड इफ दे आर मेड वाइल द पर्सन मेकिंग देम ऑक्यूपाई सच पोजिशन और इज सब्जेक्ट टू सच लाइबिलिटी। मीन्स वे कथन तब किए गए हों जब वह व्यक्ति वो स्थिति धारण किए हो अथवा उस दायित्व के अधीन हो। मीन्स वो स्टेटमेंट तब किया गया हो जब वह व्यक्ति उस पोजीशन में हो या फिर उस लाइबिलिटी के अधीन हो। मीन्स फ्रेंड्स अगर इसको हम सिंपल भाषा में समझें तो उन व्यक्तियों द्वारा किया गया स्टेटमेंट भी एडमिशन होगा जिनकी स्थिति या फिर दायित्व, जिनकी पोजीशन या फिर लाइबिलिटी वाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध साबित किया जाना आवश्यक है। अगर उस स्थिति और दायित्व के संबंध में उन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई वाद लाया जाता है, कोई सूट दाखिल होता है, तो वह कथन, वह स्टेटमेंट उन व्यक्तियों के विरुद्ध उस केस में रिलेवेंट हो और वे कथन तब किए गए हों जब वह व्यक्ति ऐसी स्थिति धारण करता हो, मीन्स ऐसी पोजीशन में हो अथवा उस दायित्व के अधीन हो। फ्रेंड्स इस सेक्शन को हम इसमें दिए गए इलस्ट्रेशन के द्वारा अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या दिया गया इलस्ट्रेशन में है कि ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फॉर बी, बी सू ए फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी, ए डिनाइज दैट रेंट वॉज ड्यू फ्रॉम सी टू बी, a statement by C that he would be rent is an admission and is a relevant fact as against A if A denies that C did owe rent to B। फ्रेंड्स इसमें क्या दिया गया है कि A एक पर्सन है जो ऐसा अंडरटेकिंग देता है कि वो B का जो रेंट बकाया है लोगों के पास वो कलेक्ट करेगा। A ने ऐसी जिम्मेदारी ली थी कि जो B का रेंट है लोगों के पास बकाया वो A कलेक्ट करेगा, लेकिन B ने A के अगेंस्ट सूट दाखिल किया कि A ने C के पास जो रेंट बकाया था B का वो A ने नहीं लिया। ऐसा सूट B ने A के अगेंस्ट दाखिल किया और इस केस में A जो है वो डिनाई करता है, एक कहना है कि C के पास B का रेंट बकाया है ही नहीं। ये जो है ऐसा स्टेटमेंट देता है कि C का जो है जो B को रेंट देना था वो बकाया नहीं है, इसलिए A ने C से रेंट नहीं लिया, ऐसा A का कहना है। अगर इस केस में C ऐसा स्टेटमेंट देता है कि उसे जो B को रेंट देना है वो बाकी है, अभी उसको रेंट वो देना है, ठीक है, उसने अभी रेंट दिया नहीं है, वो बकाया है, देना है, तो ये जो C का एडमिशन है इस केस में क्या होगा, रिलेवेंट होगा। सो फ्रेंड्स जो हमने अभी डेफिनेशन में देखा कि उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियाँ, उन व्यक्तियों द्वारा एडमिशन जिनकी स्थिति या फिर दायित्व, जिनकी पोजीशन या फिर लाइबिलिटी वाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध साबित करना जरूरी है, आवश्यक है। तो वही इसमें दिया गया है कि वाद किसके बीच है, बी और ए के बीच है। बी ने ए के अगेंस्ट सूट दाखिल किया है कि उसने सी से रेंट कलेक्ट नहीं किया है, तो वाद किसी पक्षकार के विरुद्ध उस व्यक्ति की लाइबिलिटी साबित करना जरूरी है। तो लाइबिलिटी सी की लाइबिलिटी थी, सी की क्या लाइबिलिटी है कि सी की लाइबिलिटी थी कि वो बी को रेंट पेड करे, तो इस केस में सी की लाइबिलिटी साबित करनी जरूरी है। अगर सी कोई स्टेटमेंट करता है, सी कोई एडमिशन देता है, तो वो इस केस में रिलेवेंट होगा। तो इस केस में क्या हुआ कि बी ने ए के अगेंस्ट सूट दाखिल किया कि तुमने सी से रेंट कलेक्ट नहीं किया। ए का कहना है कि सी के पास रेंट बाकी नहीं है, लेकिन सी बोलता है कि नहीं, रेंट बाकी है, मुझे बी को रेंट देना है। तो जो सी का स्टेटमेंट है वो इस केस में एज एडमिशन रिलेवेंट होगा। भले ही सी थर्ड पर्सन है, लेकिन उसका जो स्टेटमेंट है कि मुझे अभी रेंट देना बाकी है, मैंने रेंट नहीं दिया है, मेरा बी को रेंट देना बाकी है, वो जो इसका एडमिशन है वो इस केस में रिलेवेंट होगा। क्योंकि जो डिफिनेशन में दिया गया आगे कि इफ सच स्टेटमेंट वुड बी रिलेवेंट एज अगेंस्ट सच पर्सन इन रिलेशन टू सच पोजीशन और लाइबिलिटी इन अ सूट ब्रॉट बाई और अगेंस्ट देम। मीन्स अगर सी के अगेंस्ट कोई सूट दाखिल होता है या सी कोई सूट दाखिल करता है उस लाइबिलिटी से रिलेटेड कि सी का रेंट बाकी है कि नहीं बाकी है, और उस केस में अगर सी एडमिशन देता है कि नहीं मुझे रेंट देना बाकी है, तो वो एडमिशन उसका उस केस में रिलेवेंट होगा। इसीलिए वो एडमिशन इस केस में भी रिलेवेंट होगा। और वो एडमिशन कब किया जाना चाहिए, जब की लाइबिलिटी बाकी हो। अगर सी की लाइबिलिटी बाकी नहीं है, सी ने अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दी है, उसके बाद सी कोई स्टेटमेंट करता है, कोई एडमिशन देता है, तो वो एडमिशन इस केस में रिलेवेंट नहीं होगा। सी द्वारा किया गया स्टेटमेंट, सी द्वारा किया गया एडमिशन इस केस में रिलेवेंट तभी होगा जब सी की लाइबिलिटी बाकी होगी, सी उस लाइबिलिटी के अधीन होगा, सी उस दायित्व के अधीन रहेगा, तभी
सी द्वारा किया गया स्टेटमेंट, सी द्वारा किया गया एडमिशन, इस केस में एज एडमिशन क्या होगा, रिलेवेंट होगा। फ्रेंड्स हम एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज ए एक पर्सन है जिसे कुछ पैसे की ज़रूरत है और वो बी जो दूसरा पर्सन है उससे वो पैसे मांगता है, लेकिन बी पैसे देने में सब कुछ करता है, आनाकानी करता है। तो सी जो तीसरा पर्सन, सी थर्ड पर्सन, वो बोलता है कि बी से कि भाई ए को पैसे दे दो, अगर ये पैसे नहीं देगा तो पैसे मैं दूंगा। सी बोलता है बी से, सी बोलता है बी से कि ए को पैसे दे दो, अगर ए फेल होता है पैसे वापस देने में वो पैसे मैं दूंगा, ठीक है। और बाद में ए जो है वो पैसे देने में फेल होता है, तो बी जो है सी के अगेंस्ट सूट दाखिल करता है उस पैसे की रिकवरी के लिए। और उस केस में ए ऐसा स्टेटमेंट देता है कि भाई मेरा जो है बी को पैसा देना बाकी है, तो वो जो स्टेटमेंट है उस केस में एज एडमिशन रिलेवेंट होगा। इवन ए इज नॉट पार्टी इन दैट सूट, वो सूट बी और सी के बीच में है, बी ने सी के अगेंस्ट सूट दाखिल किया है, ए उसमें पार्टी नहीं है, लेकिन ए उसमें एडमिशन करता है क्या कि भाई मेरा पैसा देना बाकी है, मेरा बी को पैसा देना बाकी है, तो जो ए का ये स्टेटमेंट है इस केस में रिलेवेंट होगा। जैसा कि डेफिनेशन में दिया गया है कि ए द्वारा स्टेटमेंट कब किया जाना चाहिए, जब ये उस लाइबिलिटी के अधीन हो। अगर ए ने ऐसा स्टेटमेंट तब किया जब वो डेट टाइम बार्ड हो गया था, जब वो डेट टाइम बार्ड हो गया तब ए ने ऐसा स्टेटमेंट किया, तो वो स्टेटमेंट इस केस में एज एडमिशन रिलेवेंट नहीं होगा। ए द्वारा किया गया स्टेटमेंट इस केस में रिलेवेंट तभी होगा जब ए वह स्टेटमेंट तब करता है जब वो लाइबिलिटी के अधीन हो, जब वो उसकी लाइबिलिटी जब तक डिस्चार्ज ना हुई हो। अगर उसने ए ने वो लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दी है या फिर वो डेट टाइम बार्ड हो गया है, अगर वो डेट टाइम बार्ड हो गया उसके बाद ए ने अगर एडमिशन किया तो वो एडमिशन इस केस में रिलेवेंट नहीं होगा। ए द्वारा किया गया स्टेटमेंट, ए द्वारा किया गया एडमिशन, इस केस में एडमिशन तभी होगा जब वो लाइबिलिटी के अधीन हो। सो फ्रेंड्स ये रहा सेक्शन 19। और हम देखते हैं सेक्शन 20। फ्रेंड्स सेक्शन 20 के मार्जिनल नोट्स में क्या दिया गया है कि एडमिशंस बाय पर्सन्स एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट, एडमिशंस बाय पर्सन्स एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट मीन्स वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां। मीन्स अगर वाद के पक्षकार ने किसी व्यक्ति को एक्सप्रेसली रेफर किया किसी मैटर में कोई जानकारी देने के लिए, तो वह व्यक्ति जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो इंफॉर्मेशन एज एडमिशन रिलेवेंट होगा। फ्रेंड्स इसमें आगे क्या दिया गया है कि स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन्स टू हुम अ पार्टी टू दिस सूट हैज एक्सप्रेसली रेफर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इन रेफरेंस टू अ मैटर इन डिस्प्यूट आर एडमिशन। मीन्स ऐसे सभी स्टेटमेंट एडमिशन होंगे, ऐसे कथन स्वीकृतियां होंगी जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती हैं जिनको वाद के किसी पक्षकार ने अभिव्यक्त रूप से मतलब मीन्स एक्सप्रेसली निर्दिष्ट किया हो किसी विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी देने के लिए। फ्रेंड्स अगर इसको हम सिंपल भाषा में समझे तो वाद का अगर कोई पक्षकार, किसी वाद का कोई पक्षकार अगर किसी व्यक्ति को एक्सप्रेसली रेफर करता है किसी वादग्रस्त मुद्दे पर कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कोई जानकारी देने के लिए, तो वह व्यक्ति जो भी जानकारी देगा वो जानकारी, वो इन्फॉर्मेशन एज एडमिशन, वो जानकारी एज एडमिशन रिलेवेंट होगी। सो फ्रेंड्स हम इस सेक्शन को इसमें दिए गए इलस्ट्रेशन के द्वारा अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। तो इलस्ट्रेशन में क्या दिया गया है कि द क्वेश्चन इज वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाई ए टू बी इज साउंड। ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि ए ने जो बी को घोड़ा बेचा है वो अच्छा है। तो उसमें आगे क्या दिया गया है कि ए सेज टू बी, ए ने बी से बोला कि गो एंड आस्क सी, सी नोज ऑल अबाउट इट, सी स्टेटमेंट इज एन एडमिशन। सो फ्रेंड्स इसमें क्या दिया गया है कि ए एक पर्सन है जो दूसरे पर्सन बी को उसका हॉर्स क्या करता है, सोल्ड करता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि वो घोड़ा कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, ऐसा प्रश्न निर्माण होता है। तो फिर ए बोलता है कि गो एंड आस्क सी, सी से पूछो, सी को उसके बारे में सब मालूम है। तो इस केस में सी जो भी इंफॉर्मेशन देगा, जो भी जानकारी देगा या जो भी स्टेटमेंट करेगा वो स्टेटमेंट इस मैटर में एज एन एडमिशन रिलेवेंट होगा। सो फ्रेंड्स हम एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज ए एक व्यक्ति है जो उसकी कार बी जो दूसरा व्यक्ति है उसको सेल करता है। तो इस केस में ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि कार की कंडीशन कैसी है, कार का इंजन कैसा है, कार चलने में कैसी है। तो ए बोलता है कि एम जो कि एक मैकेनिक है, तो ये जो कार है हमेशा एम के पास ही रिपेयरिंग के लिए जाती है और एम को इस कार के बारे में सब कुछ मालूम है। तो आप जो है
एम से पूछ लो। तो इस केस में एम जो भी इंफॉर्मेशन देगा, जो भी स्टेटमेंट करेगा, वो स्टेटमेंट एज एन एडमिशन रिलेवेंट होगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, सेक्शन 20 में यह दिया गया है कि अगर वाद के पक्षकार किसी व्यक्ति को एक्सप्रेसली रेफर करते हैं किसी विवाद के मुद्दे पे कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो वह व्यक्ति उस मुद्दे पर, उस विवाद के मुद्दे पर जो भी इन्फॉर्मेशन देगा, वो इन्फॉर्मेशन एज एन एडमिशन उस केस में रिलेवेंट होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।